वीर बने तेरी संताने, तेरी महिमा जन जन जाने, तेरी महिमा जन जन जाने। राष्ट्र हमारा सर्वोत्तम है, राष्ट्र हमारा सर्वोत्तम है, इसकी गरिमा हम पहचाने, इसकी गरिमा हम पहचाने। जो भी वीर डटा सीमा पर, जो भी वीर डटा सीमा पर, उसको हरि से तनिक न भय हो। भारत माता तेरी जय हो, तेरे माँ तेरी चहुओर विजय हो। राष्ट्र भक्ति का ज्ञान मिले माँ, राष्ट्र भक्ति का ज्ञान मिले माँ, जन जन में ईमान मिले माँ, जन जन में ईमान मिले माँ। हिमगिरी से सागर तट तक के, हिमगिरी से सागर तट तक के, हर घर में मुस्कान मिले माँ, हर घर में मुस्कान मिले माँ, हर घर में मुस्कान मिले माँ। स्वच्छ रहे जल गंगा माँ का, स्वच्छ रहे जल गंगा माँ का, उन्नति का नव सूर्य उदय हो। भारत माता तेरी जय हो, माँ तेरी चहुओर विजय हो। लहराए धरती का आंचल, लहराए धरती का आंचल, गीत बने नदियों की कल कल, गीत बने नदियों की कल कल। बनी रहे वेदों की महिमा, बनी रहे वेदों की महिमा, बने रहे हम निर्मल निश्चल, बने रहे हम निर्मल निश्चल। शस्य श्यामला रहे धराए, शस्य श्यामला रहे धराए, जनता का जीवन सुखमय हो। माँ तेरी चहुओर विजय हो, माँ तेरी चहुओर विजय हो, माँ तेरी चहुओर विजय हो। हर प्राणी को मान मिले माँ, हर प्राणी को मान मिले माँ, गुरुजन को सम्मान मिले माँ, गुरुजन को सम्मान मिले माँ। भाव जगे नित जन सेवा का, भाव जगे नित जन सेवा का, हर मानव गुणवान मिले माँ, हर मानव गुणवान मिले माँ। राष्ट्रगान का नित्य भजन हो, राष्ट्रगान का नित्य मनन हो, राष्ट्र हेतु भी सदा विनय हो। भारत माता तेरी जय हो, माँ तेरी चहुओर विजय हो। अंतिम पंक्ति है। विश्व गुरु के सिंहासन पर, विश्व गुरु के सिंहासन पर, पुनः विराजे भारत अपना, पुनः विराजे भारत अपना। ले लेंगे संकल्प अगर हम, ले लेंगे संकल्प अगर हम, पूरा हो जाएगा सपना, पूरा हो जाएगा सपना। कर्मठता के गीत रचे हम, सबके स्वर में सुमधुर लय हो। भारत माता तेरी जय हो, माँ तेरी चहुओर विजय हो। भारत माता तेरी जय हो, भारत माता तेरी जय हो, माँ तेरी चहुओर विजय हो, माँ
तेरी चहुओर विजय हो। श्री घनानंद पांडे जी। मित्रों, ये 75 वर्ष की जो वैचारिक यात्रा है, जब पहला अंक निकला उसी पर वो पहली कविता अटल जी की, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, पहली बार लिखित रूप में इस देश के सामने आई और उसके बाद पूरे विश्व ने जाना। आज उसी राजधर्म के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हम सब लोग यहाँ विराजमान हैं। कार्यक्रम का अगला चरण मंचस्थ अतिथियों के स्वागत की परंपरा। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा अपने राजधर्म के संपादक प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी से इस कार्यक्रम के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अवकाश प्राप्त श्री दिनेश कुमार त्रिवेदी जी का स्वागत करें। श्री ओम प्रकाश पांडे जी। राजधर्म प्रकाशन के प्रभारी निदेशक श्री सर्वेश द्विवेदी जी आदरणीय दत्ता जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय सर्वेश जी। आदरणीय सर्वेश जी ही श्री के विक्रम राव जी वरिष्ठ पत्रकार, उनका स्वागत राजधर्म प्रकाशन लिमिटेड की ओर से। अपने सभागार में अपने क्षेत्र के प्रचारक आदरणीय अनिल जी, अपने इस प्रांत के प्रचारक आदरणीय श्री कौशल जी, वरिष्ठ साहित्यकार स्तंभकार उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री हृदयनारायण दीक्षित जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, महंत राजू दास जी अयोध्या से पधारे हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है। इसका अगला चरण राजधर्म परिवार ने विचार किया, आज समय की आवश्यकता है कि जो वर्तमान का युग है ये सोशल मीडिया का बहुत है। विचार तो पहले से कर रहे थे, लेकिन अवसर आज आया कि जिस दिन हीरक जयंती का उत्सव राजधर्म परिवार मना रहा होगा, हम उसी दिन राजधर्म की वेबसाइट, काम बहुत दिनों से चल रहा था, आज उसका भी संयोग बना है कि हम अपने राजधर्म प्रकाशन की वेबसाइट का शुभारंभ भी आज के इस अवसर पर करें। बहुत शुभ अवसर है। तो वेबसाइट के लोकार्पण के लिए जिन्होंने बहुत मेहनत की है, ऐसे श्रीमान लव कालरा जी, उनकी पूरी टीम कई महीनों से इस काम में लगी थी। बहुत ढंग से उन्होंने इस वेबसाइट का निर्माण किया है। तो मैं आग्रह करूंगा श्रीमान लव कालरा जी से कि वो आए और राजधर्म की अपनी वेबसाइट उसका शुभारंभ करवाएं मंचस्थ अतिथियों से। अगस्त 2022 में राष्ट्र धर्म मासिक के 75 वर्ष पूर्ण होने के अनुक्रम में राष्ट्र धर्म परिवार हीरक जयंती वर्ष मना रहा है। राष्ट्र धर्म मासिक गत 75 वर्षों से अपनी राष्ट्र भावना, राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास, समाज के विभिन्न सांस्कृतिक ज्ञान और सनातन चिंतन परंपरा को अनुप्राणित कर रही है। राष्ट्र धर्म मासिक ने भारतीय हिंदू चिंतन परंपरा, हिंदुत्व के भावबोध और राष्ट्रीयता को सर्वोत्कृष्ट मानते हुए संपूर्ण विश्व और मानव मात्र के कल्याण हेतु वसुदैव कुटुंबकम एवं सामाजिक समरसता के मान बिंदु का पोषण किया है। इस शुभ अवसर पर आप सबके समक्ष राष्ट्र धर्म प्रकाशन की आधिकारिक वेबसाइट प्रस्तुत की जा रही है।
राष्ट्र धर्म की वेबसाइट में सर्वप्रथम है राष्ट्र धर्म का प्रतीक चिन्ह, जो कि राष्ट्र धर्म के गौरव और संस्कृति को दर्शाता है। उसके बाद है भिन्न भिन्न प्रकार की श्रेणियां, जैसे कि इतिहास, राजनीतिक, संघ, संस्कृति, कविताएं आदि। अगले खंड में है नवीनतम लेख, जिसमें पाठकों को विभिन्न विषयों पर नवीनतम लेख पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद राष्ट्र धर्म मासिक पत्रिका के सभी अंक पाठकों को देखने को मिलेंगे। यहीं से पाठक राष्ट्र धर्म की मासिक पत्रिका की सदस्यता भी प्राप्त कर सकते हैं। अगले खंड में चर्चित लेखकों द्वारा लिखे गए लोकप्रिय लेख पाठकों को पढ़ने को मिलेंगे। इसके अगले खंड में पाठक मासिक राशिफल भी देख सकेंगे। राष्ट्र धर्म का प्रतीक चिन्ह और साथ ही इसका विवरण एवं राष्ट्र धर्म का उपदेश। अंतिम खंड में विभिन्न लेखकों का नाम अथवा उपाधियां हैं, जिन्होंने राष्ट्र धर्म पत्रिका में अपने अपने लेख प्रस्तुत किए हैं। ये अवसर था अपनी वेबसाइट के लोकार्पण का। कदम से कदम मिलाकर चलना होगा समाज के, तो जो तात्कालिक आवश्यकताएं होंगी उनकी भी पूर्ति आवश्यक है। इसलिए इस वेबसाइट का लोकार्पण मंचस्थ अतिथियों के द्वारा। अब हम कार्यक्रम के अगले चरण में चलेंगे। इस विचार यात्रा में जब पहला अंक निकला, पहले अंक से ही कार्टून, खीर बनाई जतन से चरखा दिया चलाए, इसकी जो मारक क्षमता थी वो पूरे देश में गई। और भी आगे उसकी एक पंक्ति है, वो अद्भुत कार्टून था। पहले ही अंक ने पूरे देश में धूम मचा दी। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, निर्गत हिंदू मेरा परिचय, इस कार्टून से उसी के साथ जो पहली संपादकीय थी वो श्रद्धेय दीनदयाल जी ने लिखी थी, जो बाद में चिति के नाम से मशहूर हुई। पूरे देश ने जिसको चिति के नाम से जाना, वो पहली संपादकीय श्रद्धेय दीनदयाल जी ने लिखी थी। और ये विचार यात्रा आगे चलने लगी 31 अगस्त 1947 श्रावणी के दिन से। उस विचार यात्रा में जिन संपादकों का अभूतपूर्व योगदान रहा, ऐसे दो संपादक, हमारे पूर्व संपादक हमारे मध्य में विराजमान हैं। सभागार की लाइन। आदरणीय आनंद मिश्र अभय जी, 18 वर्ष से ऊपर जिन्होंने साधना की है राजधर्म में। आदरणीय धीरेश्वर जी, आदरणीय रामदत्त मिश्र जी का स्वास्थ्य ज्यादा खराब हुआ, इसलिए दिल्ली में है वो। 3 पूर्व संपादक वर्तमान में हैं। तीनों लोगों की स्वीकृति, आशीर्वाद इस कार्यक्रम के लिए राजधर्म प्रकाशन को प्राप्त हुआ था, लेकिन आदरणीय रामदत्त जी दिल्ली में होने के कारण वो नहीं आ पाए। श्रद्धेय अभय जी, आदरणीय धीरेश्वर जी हम सबके मध्य में हैं। मैं मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करूंगा कि अभय जी का स्वास्थ्य ज्यादा खराब है, आज आए हैं, यह अनुग्रह है उनका हम सब पर, तो उन्हीं के स्थान पर जाकर के उनका स्वागत करने की कृपा करें, उनका सम्मान करने की कृपा करें। मंचस्थ सभी अतिथि। आदरणीय अभय जी बड़ा लंबा समय 18 वर्ष उन्होंने साधना की है राजधर्म प्रकाशन में रह करके। जब ये लेख आप पढ़ेंगे, 136 पृष्ठों में ये समाहित है ये विशेषांक, तो आप जानेंगे उनकी साधना को, उनके श्रम को, उनके त्याग को, उनकी तपस्या को।
वही सम्मानित कर रहे हैं। आदरणीय अभय जी, जब आप 136 पृष्ठों में समाहित इस विशेषांक को पढ़ेंगे तो पहले खंड में समीक्षा है, पूरे विस्तृत 75 वर्षों की यात्रा की समीक्षा, और दूसरे खंड में सृजन है। 75 वर्षों में जो महत्वपूर्ण आलेख राजधर्म ने समय समय पर प्रकाशित किए हैं, प्रोफेसर वासुदेव शरण अग्रवाल, सीताराम गोयल, श्रद्धेय अटल जी, पूज्य गुरु जी, पूज्य बाला साहब, भाऊराव जी, प्रोफेसर कुबेरनाथ राय, रामधारी सिंह दिनकर, साथ ही साथ भैया जी पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी, अमृतलाल नागर, आप पढ़ेंगे इन सबके लेख इस विशेषांक में। उस समय देश का ऐसा कोई, भगवती चरण वर्मा, ऐसा कोई बड़ा साहित्यकार छूटा नहीं था जिन्होंने राजधर्म के लिए लेख ना लिखा हो। डॉक्टर संपूर्णानंद, उनके राजधर्म के लेख जो लिखते थे वही फिर लोकहित प्रकाशन में अधूरी क्रांति के नाम से प्रकाशन हुआ। ऐसे सभी मूर्धन्य विद्वान साक्षी रहे हैं, लेखक रहे हैं राजधर्म की इस वैचारिक यात्रा में। जा ही नहीं पाएंगे वहां पे, वहाँ जगह नहीं, क्या करें, जगह ही नहीं। अब इस अवसर के साक्षी बनने के लिए अभय जी का पूरा परिवार, बहू भी है, आपके बड़े बेटे मनोज मिश्र जी जो कमिश्नर रहे हैं साकेत धाम, श्री अयोध्या धाम मंडल के, वो भी उपस्थित हैं। पूरा परिवार आज अभय जी का आया है इस कार्यक्रम में। अब मेरा आग्रह है राजधर्म के पूर्व संपादक आदरणीय श्री वीरेश्वर जी से, कृपया मंच पर पधारें। बड़ी लंबी यात्रा आदरणीय वीरेश्वर जी ने, वो कभी कभी कहते थे आनंद में कि भाई जब हमसे कहा गया कि भाई बम और बंदूक बहुत हो गए राजधर्म में, आप जरा कुछ और भी निकाला जाए। श्रद्धेय बचनेश जी तो संपादक होते थे, तो उनका स्वभाव तो वही क्रांतिकारियों का था। तो जरा बम और बंदूक को कम करने के लिए, साहित्यिक यात्रा में साथ जोड़ने के लिए आदरणीय वीरेश्वर जी आए। और हमें ध्यान होगा, पंजाब जब आतंकवाद से ग्रस्त था, पंजाब जाने में लोग डरते थे, उस समय उन दुर्दांत आतंकवादियों का साक्षात्कार लेने के लिए श्रद्धेय बचनेश जी के साथ आदरणीय वीरेश्वर जी पंजाब गए थे। और वो राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं, भारत को तोड़ रहे हैं, भारत की अखंडता को खतरा पहुंचा रहे हैं। ये सीधा प्रश्न आदरणीय वीरेश्वर जी ने उनके घर में जाकर के किया था। और 90-91 की वो यात्रा, श्री राम जन्मभूमि की, राजधर्म का प्रसार उस रिपोर्टिंग से बहुत बड़ा था। और उस समय संपादक थे आदरणीय वीरेश्वर जी। तो आज राजधर्म परिवार आनंदित भी है, गौरवान्वित भी है, अपने दोनों पूर्व संपादकों का आदर करके, सत्कार करके, उनका सम्मान करके। हो गया मेरे ख्याल से। अब अवसर है, एक और परंपरा प्रारंभ हुई, संपादक मंडल। संपादक मंडल एक बहुत विद्वत संपादक मंडल राजधर्म का बना है। और उस संपादक मंडल ने 100 से अधिक लेखकों को अपनी विचार यात्रा से जोड़ा इधर 6 महीने के अंदर। तो उस संपादक मंडल का भी आदर करना, सम्मान करना, स्वागत करना, एक प्रकाशन परिवार की जिम्मेदारी भी है और दायित्व भी है। तो सबसे पहले डॉक्टर अमित कुशवाहा जी,
आप लखनऊ विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य हैं और हमारे संपादक मंडल के आदरणीय सदस्य हैं डॉक्टर अमित जी। अमित जी पधारिए, सबसे पीछे नहीं रहना है। दूसरे डॉक्टर अमित उपाध्याय जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप सहायक आचार्य हैं, आपका भी स्वागत। संपादक मंडल के माननीय सदस्य हैं डॉक्टर राजशरण शाही जी, विद्यार्थी परिषद के आप नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन पहले से अपने संपादक मंडल के आप माननीय सदस्य हैं। हो गया ना, विमोचन तो हो गया ना। आइए अमित जी। मतलब सम्मान हो रहा है, हम जा रहे हैं ऑफिस में, देखना है ना। तो आएंगे अब कहाँ हम देखेंगे, पता नहीं, हम आपसे एक वार्ता कर लेंगे कि अभी कार्यक्रम चल रहा है, निकल रहा है, तो आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो छुट्टी भी आपस में चाहिए ना, वो बुरा मान जाइए। कितना हो जाए? डॉक्टर 5:45 हो रहा है, राजशरण शाही फाइल जी, निपटानी है ना ऑफिस में। डॉक्टर अमित जी, दोनों अमित जी हैं, एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है, एक लखनऊ विश्वविद्यालय में है, और डॉक्टर राजशरण जी डॉक्टर अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य हैं। डॉक्टर अनुज मिश्र जी, कानपुर। डॉक्टर श्रीमान मानवेंद्र नाथ पंकज जी, श्री बहन निवेदिता रस्तोगी जी, स्वीकृति उन्होंने दी थी। बहन निवेदिता जी, इधर आइए। रख लीजिए। हमारी संपादक मंडल की विद्वत टोली, ये राजधर्म मासिक की ओर से, राजधर्म परिवार की ओर से कृतज्ञता है जो इस विचार यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं, इस विचार यात्रा को पुष्ट कर रहे हैं और पाठकों को ज्ञानवर्धक, वैचारिक, जिसका भी आपने वेबसाइट पर थोड़ा सा दृश्यांकन देखा है, आनंद लिया है, उन सबके साथ सामंजस्य बिठा करके संपादक जी के साथ हमारी ये संपादक मंडल की टोली साथ साथ काम कर रही है, खूब मेहनत करती है। ये पास सामने भी जज साहब, सामने भी देखते रहिए, ये स्मृतियां हैं, यही इतिहास बनेंगी। ये सामूहिक चित्र भी स्मृतियां बनती हैं, स्मृतियां ही बाद में इतिहास का आनंद देती हैं। अब जिनके कारण राष्ट्रधर्म पूरे देश में पहुंचता है, जो अपनी विचार यात्रा को पंख भी लगाते हैं और पैर भी देते हैं, दोनों काम करते हैं, तो ऐसे राष्ट्रधर्म के अभिकर्ताओं का सम्मान, इनके बिना भी तो अधूरा है, क्योंकि पंख और पैर दोनों देते हैं, हमारी इस विचार यात्रा को पाठक तक पहुंचाते हैं, हमारे और पाठक के बीच में वो महत्वपूर्ण कड़ी है। तो ऐसे हमारे अभिकर्ताओं का सम्मान राजधर्म प्रकाशन की ओर से मंचस्थ अतिथियों के द्वारा सबसे पहले श्रीमान निर्मल पाठक जी, मध्य प्रदेश से पधारे हैं। निर्मल पाठक जी, संपादक जी कर रहे हैं मेरे कुछ नहीं बेचा बात बैठी। श्रीमान
निर्मल पाठक जी मध्य प्रदेश से पधारे हैं। श्री प्रेमनाथ चावला जी इस उम्र में भी बहुत अद्भुत काम करते हैं राजधर्म के विचार को फैलाने के लिए, पाठकों तक पहुंचाने के लिए। ऐसे श्रीमान प्रेमनाथ चावला जी, श्री भवानी प्रसाद जी, श्री राम बदन जी, श्री हरिश्चंद्र जी, कृपया मंच पर पधारें। श्रीमान शंभू जी आइए। भाई साहब आइए मंच पर। श्री राधा रमन मिश्र जी, श्री लालदास जी, श्री अयोध्या धाम से पधारे हैं। श्री बाकेलाल जी महसी, श्री अरुण भारद्वाज जी जालौन, श्री दिनेश कुमार सिंह जी भोजपुर बिहार। ये सब वो महत्वपूर्ण कड़ी हैं राजधर्म प्रकाशन की जो अपने विचार को पाठकों तक पहुंचाते हैं और केवल आनंद के लिए, स्वांता सुखाय, मन में जो आनंद की उमंग है उस उमंग को राजधर्म के माध्यम से अपनी वैचारिक यात्रा को पाठकों तक पहुंचाते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी का स्वागत एवं सम्मान मंचस्थ अतिथियों के द्वारा राजधर्म प्रकाशन की ओर से कृतज्ञता। अब हम कहते हैं जो पत्रिका के आभूषण हैं, जिनके कारण पत्रिका और सुंदर दिखती है, ऐसे राजधर्म मासिक में जो विज्ञापन का काम करते हैं, जो उसको और सुंदर बनाते हैं, उस वैचारिक यात्रा को आभूषण प्रदान करते हैं, आभूषण पहनाते हैं, ऐसे हमारे विज्ञापन प्रतिनिधि। सबसे पहले श्रीमान राकेश राज जी। श्रीमान शिवांग जी, श्रीमान गोपाल जी, हमारे तीन वो विज्ञापन प्रतिनिधि हैं, इस सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी कड़ी के मजबूत अंग हैं। अगर इसमें कोई एक कड़ी कमजोर होगी तो पूरी विचार यात्रा प्रभावित हो सकती है। संपादक से लेकर के संपादक मंडल, अभिकर्ता, विज्ञापन प्रतिनिधि और उसके कार्यकर्ता, ये मजबूत कड़ी है अपने वैचारिक धरातल की, वैचारिक धरोहर की। राजधर्म प्रकाशन लिमिटेड जब बना तो राजधर्म मासिक और लोकहित प्रकाशन को मिल करके, जब हम लिमिटेड की हीरक जयंती मना रहे हैं तो अभी तक लोकहित प्रकाशन के जो बड़े अभिकर्ता हैं विद्या भारती, तो विद्या भारती का स्वागत सम्मान और उनके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हैं श्रीमान दिनेश कुमार सिंह जी। मेरा उनसे निवेदन है कृपया मंच पर पधारें और विद्या भारती का सम्मान निराकार और साकार, हम निराकार की कल्पना कर रहे हैं लेकिन साकार के माध्यम से। श्रीमान दिनेश जी, इसके बाद दो सम्मान जिन्होंने एक लंबा कालखंड
राजधर्म प्रकाशन के साथ व्यतीत किया है। आप उनका संस्मरण भी राजधर्म में देखेंगे। इस विशेषांक में श्री रामतीर्थ पांडे जी, बहुत लंबा कालखंड उन्होंने राजधर्म प्रकाशन में साथ साथ निर्वहन किया है और बड़ी प्रेरणा दी है हम सबको। प्रकाशन में जब हम आए, जब वो काम करते थे तो अपने काम से कम बोल करके जो आदर्श उपस्थित करते थे, तो ऐसे श्रीमान रामतीर्थ पांडे जी, उनका भी स्वागत, उनका भी सम्मान, उनके प्रति भी कृतज्ञता। पूरा समय चाहे स्थिति पर अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, कई ऐसे संस्मरण हैं जो आप इस हीरक जयंती विशेषांक में देखेंगे। ऐसे श्रीमान रामतीर्थ पांडे जी का स्वागत एवं सम्मान। विंध्याचल जी कहते थे, कभी ते अकेले हुए आज इतने नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। अंधेरों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। तो उस विचार यात्रा में 1947 का वो कालखंड, बाद में संघ पर प्रतिबंध, तुरंत बाद पूज्य महात्मा गांधी जी की नृशंस हत्या के बाद, उसके बाद 1975 से लेकर 1977 2 वर्ष का वो कालखंड, उस समय भी श्रद्धेय बचनेश जी इस राजधर्म की आबाद गति को उन्होंने रुकने नहीं दिया, लगातार यात्रा चली उस इमरजेंसी के कालखंड में भी। उस वैचारिक यात्रा के साक्षी आज हम लोग बने हैं। अब जिनका संदेश, परम पूज्य सरसंघ चालक जी का संदेश हमें प्राप्त हुआ है, और वो संदेश आप सबके सामने प्रस्तुत हो, ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि पूज्य सरसंघ चालक जी ने क्या संदेश भेजा है राजधर्म को। और पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज जी का संदेश है, परम पूज्य सरसंघ चालक जी का संदेश। स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण होने के साथ साथ इस अमृत काल में राष्ट्रधर्म मासिक पत्रिका के भी 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। यह समसमा यानी दुग्ध शर्करा संयोग की बात है। इस पावन अवसर पर राष्ट्रधर्म मासिक पत्रिका का आगामी विशेषांक राष्ट्रीय विचार साधना का प्रकाशन, यह अधिक से अधिक फलम की अनुभूति प्रदान करने वाला प्रतीत होता है। अपने वैचारिक योगदान की सघन समीक्षा करना यह साहसपूर्ण स्वागत योग्य कदम है। आत्मज्ञानी ऋषियों ने जगत कल्याण हेतु दीक्षा लेकर जो दुर्घर तप किया, उससे अपने राष्ट्र का निर्माण हुआ। इस राष्ट्र की नींव राष्ट्रीय सामाजिक सद्गुणों की उपासना करने वाले नागरिकों के महत्तम प्रयासों से मजबूत रहती है। अपने इस राष्ट्र को जगत में अजेय तथा वैभव संपन्न बनाने हेतु व्यक्ति निरपेक्ष राष्ट्र प्रेम का चैतन्य युक्त चिरंतन प्रवाह समाज मानस में प्रवाहित होता रहे, ऐसी संस्कार रचना ही अपने राष्ट्र को समस्याओं से मुक्त रखेगी। यही वर्तमान का राष्ट्र धर्म है। प्रस्तुत राष्ट्रीय विचार साधना विशेषांक राष्ट्र प्रबोधन में निश्चय ही सहायक होगा। सब प्रकार के संकटों पर मात करने की राष्ट्रीय शक्ति व चेतना का निर्माण इस विशेषांक द्वारा पाठकों के मन में सदैव हो तथा वयम राष्ट्रे जागृयाम का व्रत धारण करने वाले सभी के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो। इसी शुभकामना के साथ संपादक मंडल तथा प्रकाशन से जुड़े सभी का हार्दिक अभिनंदन। मोहन भागवत। पूज्य सरसंघ चालक जी का संदेश आए। अब पूज्य स्वामी अवधेश उसका आगामी विशेषांक राष्ट्रीय विचार साधना अंक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। भारत में राष्ट्रीय चेतना के स्वर वैदिक काल से ही अस्तित्व में है। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ
ऋग्वेद की ऋचाओं से लेकर अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त और विष्णु पुराण में एक आध्यात्मिक कर्मभूमि, पुण्य भूमि और राष्ट्र के रूप में भारत के वैशिष्ट्य का प्रतिपादन किया गया है। भारतवर्ष में प्राचीन काल में अश्वमेध, राजसूय और वाजपेय आदि याज्ञिक अनुष्ठानों के मूल में राष्ट्र धर्म की भी अभिप्रेरणा थी, जिसमें छोटे छोटे राज्य एक समर्थ और सशक्त राज्य के ध्वज तले एकत्रित होकर समवेत स्वर में राष्ट्रीय एकता का उद्घोष करते थे। मुझे ऐसा कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि एक समर्थ वैचारिक अधिष्ठान के रूप में विगत 75 वर्षों से राष्ट्र धर्म भी उसी वेद विहित मार्ग का अनुसरण करते हुए राष्ट्र जागरण के पुनीत कार्यों में संलग्न है। हिंदी जगत की सबसे प्राचीन और विश्वसनीय पत्रिका राष्ट्र धर्म का इतिहास अत्यंत समृद्ध रहा है। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इसके प्रथम निदेशक और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इसके प्रथम संपादक थे। देशभक्ति से ओतप्रोत विशेषांक राष्ट्रीय विचार साधना के प्रकाशन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं स्वामी अवधेशानंद की। ये दो संदेश पूज्य सरसंघ चालक जी के, स्वामी जी के, तो आपके समक्ष हमने पढ़ करके सुनाया। अब समय है जिस कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ पधारे हैं, विशेषांक के विमोचन का, लोकार्पण का। उसके पहले अपने संपादक प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी, मन में कल्पना क्या थी, विचार क्या था, लेखन में सामग्री क्या जानी थी, क्या गई, कौन कौन सी दिक्कतें आई या क्या क्या अनुभव आए। कभी कभी मन आनंदित भी हुआ, मन गुदगुदाया भी, कभी कभी थोड़ी निराशा भी लगी, लेकिन इन सब से बाहर निकल करके आज राष्ट्र धर्म मासिक का वो विशेषांक आपके समक्ष है। तो उसकी भावना संप्रेषित करने के लिए संपादक जी से ज्यादा विशेषाधिकार कोई नहीं रखता, तो उसकी संक्षिप्त भूमिका के लिए प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी। महोरणस्सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसु। इस महासाल में 75 वर्षीय जो राष्ट्र धर्म की विचार साधना है, उसकी पूर्णाहुति के यज्ञ में भागीदार होने के लिए यहाँ समवेत माननीय न्यायाधीश जी और हम सबके परम श्रद्धेय माननीय सरकार्यवाह जी और इस महासाल में समवेत प्रबुद्ध सहृदय और सुधी राष्ट्र धर्म के शुभैषी एवं प्रबुद्ध पाठक बंधुओं, संघ के सम्मान्य प्रचारक बंधुओं और नई पीढ़ी के ऐसे लोग जो इस विचार यज्ञ में स्वयं संपूर्ण रूप से सहयोगी रहे हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए मैं संक्षेप में पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर रहा हूं। देश का विभाजन हो चुका था, लेकिन उस विभाजन के बाद भी राष्ट्र उद्वेलित था और पंडित सोहनलाल द्विवेदी की एक कविता थी जिसमें उसकी पूरी अभिव्यक्ति हुई। कटी काली रात फिर भी घिरी काली रात, ऐसे हर्ष की क्या बात। 15 अगस्त को यह राष्ट्र धर्म प्रारंभ हुआ था और उस समय 15 अगस्त के विषय में जो राष्ट्र धर्म के प्रथम संपादक थे श्रद्धेय अटल जी, उन्होंने भी कुछ पंक्तियां मुखरित की थी और वे पंक्तियां थी
कलकत्ते के फुटपाथों पर जो नंगे भूखे रहते हैं उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। तो विभाजन का दुख था, विषाद था और देश में अनंत समस्याओं का अंबार घिरा हुआ था। शेख अब्दुल्ला के गंदे हाथों में कश्मीर को सौंपकर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने विष की बेल बो दी थी। उत्तर और पूर्वांचल में भी अशांति थी और इस सीमाओं पर अशांति के साथ साथ देश के निर्माण की कोई योजना नहीं थी, देश के नवनिर्माण की कोई योजना नहीं थी। पंडित नेहरू रूस की तीर्थ यात्रा कर आए थे लेकिन कोई विचार, कोई योजना लेकर नहीं आ पाए। फिर भी यात्रा थी वो राज कपूर के साथ। उस परिस्थिति में जब देश को एक विचार देने की आवश्यकता थी तब राष्ट्र धर्म का प्रारंभ हुआ। कांग्रेस का विभाजन के समय ही कांग्रेस की प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी थी। अन्य राजनीतिक दल भी हताश निराश थे। जयप्रकाश नारायण जैसा व्यक्ति भी समाजवाद छोड़कर विनोबा के सर्वोदय यज्ञ में सम्मिलित हो गया था। उस समय एक आवश्यकता थी, एक वैचारिक आंदोलन खड़ा करने के लिए संघ की स्वीकृति समाज में थी। अखंड भारत के निर्माण के लिए भी संघ प्रयत्नशील था, कश्मीर के संरक्षण के लिए भी संघ प्रयत्नशील था, लेकिन अपने विचारों को संपूर्ण जनता के मध्य संप्रेषित करने के लिए पत्रिकाओं के माध्यम की आवश्यकता थी। जो पत्रिकाएं थी उनमें साहित्यिक भाव तो थे लेकिन वैचारिक पक्ष बहुत कमजोर था उनका। ऐसी स्थिति में ऐतिहासिक भूलें हो गई। उस समय क्रांतिकारियों की अवज्ञा की जा रही थी। सावरकर जैसे त्यागी, तपस्वी, बलिदानी व्यक्ति का अपमान किया जा रहा था। क्रांतिकारियों की कोई भूमिका नहीं मानी जा रही थी। तो राष्ट्र धर्म ने एक वैचारिक केंद्र खड़ा करने का प्रयत्न किया और राष्ट्र धर्म के प्रथम अंश की चर्चा बंधु और फादर जी ने की और दीनदयाल उपाध्याय जी के संपादकीय की बात भी की। और उस संपादकीय में पहली बार ही दीनदयाल जी ने यह कहा था कि भारत की सभी समस्याओं का समाधान भारतीय परंपरा के अनुरूप, भारतीय मिट्टी की सुगंध के अनुरूप, भारतीय मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया के अनुरूप होना चाहिए और इसको उन्होंने चित नाम दिया था। आज भी वो परंपरा हमारी प्रारंभ चल रही है। राष्ट्र धर्म में सस्ते मनोरंजक साहित्य को हमने कोई स्थान नहीं दिया। इसका संकल्प है, ध्येय है, देश में आशा और विश्वास और क्रियाशीलता के नए आयामों का निर्माण करना। राष्ट्र धर्म अपनी इस प्रतिज्ञा की पूर्ति कर रहा है। राष्ट्र के सनातन महत्व, गौरव और सुरक्षा एवं संवर्धन की और संपूर्ण समाज का ध्यान आकर्षित करना आपके सहयोग से राष्ट्र धर्म इस दायित्व का निर्वाह निष्ठा से कर रहा है। मुझे श्रद्धेय दत्ता जी ने यह दायित्व दिया था और मुझे आज उनके सामने ही अपनी परीक्षा देनी पड़ रही है। तो यह जो कार्य है आगे भी चलता रहेगा। राष्ट्र धर्म 75 वर्ष की यात्रा छोटी नहीं होती। इस अंक में, विशेषांक में आप देखेंगे कि हमारी वैचारिक यात्रा राष्ट्र धर्म के संपादकीय, राष्ट्र धर्म के अग्रलेख, राष्ट्र धर्म की कहानियां, राष्ट्र धर्म की कविताएं राष्ट्र के प्रति निष्ठा के निर्माण में सफल है कि नहीं। ऐसे बहुत से लेख हैं जिनका पृथक पृथक परिचय मैं नहीं दे रहा हूं। संपादक को बोलना कम चाहिए, लिखना ज्यादा चाहिए, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। संपादक जी जितना अच्छा बोलते उतना अच्छा लिखते भी हैं। दोनों का बहुत बढ़िया सहयोग है प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी के साथ। अब अवसर है अपने उस राष्ट्रीय विचार साधना जो विशेषांक 75 वर्ष की वैचारिक यात्रा को साथ लेकर अपने कंधों पर जो चला है,
अपने सहयोगी मंडल के साथ, अपने पूरे पाठक वर्ग का सहयोग पाकर, उनका आत्मबल पाकर और उनका आशीर्वाद पाकर के उस विशेषांक के लोकार्पण के साक्षी बनने के लिए हम लोग तैयार हैं। मेरा मंचस्थ अतिथियों से निवेदन है कि उस राजधर्म के 75 वर्ष के हीरक जयंती विशेषांक राष्ट्रीय विचार साधना अंक का विमोचन करें और अब तक जो राजधर्म की संपत्ति थी वो पाठकों को समर्पित करें, अर्पित करें। मंचस्थ अतिथि ये अंक लोकार्पित हुआ और जैसे हम कहते हैं कि घर में जब हम शुभ आयोजन करते हैं तो हमारे पंडित जी आते हैं, पुरोहित, और 2 मिनट में अपने यजमान को पूरी परंपरा से परिचित कराते हो। कहां से प्रारंभ करते हैं? ओम विष्णु विष्णु से प्रारंभ करके जम्बूद्वीप में भरतखंडे से ला करके बाद में अपने कुल और गोत्र तक को जोड़ते हैं। आप कल्पना करिए कहां से यात्रा प्रारंभ हुई और कुल और गोत्र तक आई। तो हम सबका जो कुल और गोत्र है वो सनातन है, अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है, अपनी दृष्टि है, अपना विचार है, अपना परिवार है, अपना राष्ट्र धर्म है। तो उस गोत्र से जोड़ने के लिए अब हम मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करेंगे। सबसे पहले देश के जाने माने पत्रकार, स्तंभकार श्रीमान के विक्रम राव जी, हम सब लोग परिचित तो हैं ही उनसे, लेकिन एक लंबी श्रृंखला आपकी वैचारिक आंदोलन में रही है, वैचारिक पृष्ठभूमि में रही है और बहुत पहले, लगभग 10 वर्ष पहले राष्ट्रधर्म प्रकाशन उनको कलकत्ता में तब माननीय भैया जी जोशी अपने सर करवाए थे। भैया जी के हाथों से राष्ट्रधर्म गौरव सम्मान भी आपको प्राप्त हो चुका है। तो ऐसे आदरणीय श्री के विक्रम राव जी, हम सबके परिचित, देश के जाने माने पत्रकार, उनसे आग्रह, उनसे निवेदन अपने वक्तव्य के लिए। प्रणाम आप सबको। मैं अगले कुछ मिनटों में बड़े संक्षेप में एक शिक्षित रिपोर्टर के नाते अपनी बातें आपके सामने रखूंगा। कोशिश होगी प्रासंगिक हो। सभापति जी और मेरे सहपाठी रहे लखनऊ विश्वविद्यालय में जस्टिस त्रिवेदी जी, दत्तात्रेय भाई, संपादक पांडे जी, पंचासी मूर्तियों और आनंद जी, जिन्होंने मुझे परिचय कराया मेरा धर्म राजधर्म से एक लेखक के नाते। आनंद जी मुझे पहचान नहीं पाया, मैं विक्रम राव और मित्रों साथी, मार्कंडे वाली त्रिपाठी गोरखपुर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं,
वो भी विशेष तौर पर आए हुए हैं। माइकल ने उनकी काफी यही लगे। विचार पत्रिका और समाचार पत्रिका, जैसे मैं नौकरी करता था टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो तो समाचार पत्रिका है, वो तटस्थ रहती है। विचार पत्रिका तटस्थ नहीं रहना चाहिए। वो कैंपेन रिपोर्टिंग हम लोग कहते हैं इसको, पेश करना है समाज को बदलने के अभिप्राय से चलना है। दत्तात्रेय भोजपुरी जी ने मुझे आदेश दिया आपके सामने हाजिर होने के लिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अपने मित्रों के साथ उन्हीं की बात कहना एक गर्व की बात है। और खासकर दत्तात्रेय जी से मेरा आत्मीयता रही है। हम बंगलोर जेल में साथ साथ थे, काले जेलों में साथ गुजारा। हर में 5 जेलों में रहा, एक बैंगलोर भी था, तब आपको अंदर से थे। मित्रों, विचार पत्रिका के रूप में आप देखें तो 2 बहुत महत्वपूर्ण अंक निकाले हैं। एक है दीनदयाल जी पर, इसमें खासकर आनंद जी ने उसे लिखने कहा था, 2 महान विभूतियां रही है विचारक और यह आधुनिक भारत, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और राम मनोहर लोहिया। लोहिया जी ने हमको प्रेरित किया है हमारा युवा अवस्था में। इन दोनों को मैंने तुलनात्मक रूप में लिखा था, और पता इन दोनों में क्या सामने है। दीनदयाल जी, लोहिया से कहा था, सवाल पूछा गया था कन्नौज चुनाव में, क्या आप एक पत्नी या 4 पत्नी? उनका एक पति एक पत्नी, हारते हारते बच गए, 500 वोट जीते से ये हार जाते कन्नौज से। और दीनदयाल जी 7 विधायक थे भाजपा भारतीय जनसंघ के राजस्थान में, 5 ने जमींदारी उन्मूलन के खिलाफ वोट दिया, निकाल दिया पार्टी से दीनदयाल जी ने। नहीं, पार्टी के सिद्धांत थे जमींदार नहीं रहेगा, और तुम 5 लोग के हमारे प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। सिर्फ 2 बचे जनसंघ के राजस्थान में, निकाल दिया। हिम्मत है आज किसी राजनेता की अनुशासनहीनता में वैचारिक उल्लंघन करने के लिए निकाल दिया अपनी पार्टी से। लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय जी प्रेरित करते हैं, अच्छी लगती है। अटल जी के बारे में बड़ा प्रचार चल रहा था सन 42 में, कह दिया है, क्षमा किया। थोड़ा मैंने रिसर्च किया, अब रिपोर्टिंग की आदत है, रिसर्च किया। मैंने चुना फ्रंटियर के एन राम, जो मार्क्सवादी है, चीन के संबंध है, उन्होंने रिसर्च कराया था पूरा। उन्होंने खुद कहा अटल जी की आयु बहुत कम थी उसको, सन 42 को तो जानते ही नहीं थे संजय व्रत क्या है। उस व्यक्ति को आप कहेंगे क्षमा, इतना बड़ा झूठ। तो एन राम से कोट करके उन्हें पूरा लिखा, इसको छपा है और दस्तावेज पूरा है मजिस्ट्रेट कोर्ट से, ऐसी कोई बात नहीं। प्रचार हुआ इसका 2 चुनाव में पहले इसके और चर्चा की, रिसर्च किया था, इसका छापा अभय जी ने इसमें। यहाँ एक और बता दूं आपको, अभय जी ने अटल जी की आलोचना मैंने की थी, छापा, संसद नहीं किया, बता दिया मुझको। और क्या थी वो, नेहरू की फोटो विदेश मंत्रालय की दीवार पर लगी थी, अटल जी की आती उस फोटो को हटा दी गई, अटल जी ने दोबारा लगवा दिया। मैं बड़ा आक्रोशित हुआ, मैंने कहा ये क्या तारीफ करनी बात है। एक आदमी जिसकी वजह से विदेश नीति देश को चौपट कर दिया, आप आज उसकी फोटो दोबारा लगवा रहे हैं। और एक वो सामंजस्य समन्वयवाद कि कतरू बनेंगे, अटल जी मुझे पसंद नहीं है। अभय जी ने छापा उसको और छपे लिया उसको। ये भी संपादकीय की उन्नत होगी। संघर्ष का दौर रहा, हर अखबार में दौर रहता हूँ संघर्ष का। ईंट के तकिए पे सोने वाले अटल जी अखबार दिखाते थे, क्या खाने को मिलता था, नहीं मिलता था, संघर्ष के लिए। दूसरा, जेल जाने को तैयार रहता था अटल जी, तैयार जेल जाने की। 2 बहुत बड़े
मुख्य संपादक थे, अटल जी थे, लोग संपादन कर रहे थे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा उपवास बाकी छुट्टी की डॉक्टर होता था, लेकिन बताते हैं क्योंकि रातें गुजर गई सुविधा ऐसी करती। ये भी एक दौर रहा पत्रकारिता का, और इसकी बात हुई। उस वक्त क्या खौफ था, जो भी खौफ की बात करें हमारे पत्रकार साथी बताऊंगा आपको। आप लोग जो 50 के नीचे थे उनके लिए खास में एक तस्वीर छप गई थी हिंदुस्तान टाइम्स में, माउंट बेटन की पत्नी एडविना और देवी, इसी संदर्भ में सेंट्रल प्रेस रेगुलेशन कमेटी पीआईबी को प्रधानमंत्री ने आदेश दिया कि इस अखबार के कर्मचारी का संवाददाता का मकान खाली करवाओ, मान्यता रद्द करवाओ और तत्काल इसको पीड़ित करो। दीक्षित जी, ये बात हो चुकी है हम लोगों के साथ। ये प्रधानमंत्री का आदेश था 1948 में दिल्ली में, और सूचना मंत्री थे वल्लभ भाई जगन्नाथ पटेल। व्यवहार ये नहीं हो सकता है। सेंट्रल प्रेस रेगुलेशन कमेटी मान्यता देती है, पत्रकारों की है, मकान का अलॉटमेंट पत्रकार समिति करती है। प्रधानमंत्री या मैं प्रधानमंत्री नहीं कर सकता हूं, उनके पास जाएगा नियम के अनुसार। तो कल्पना कर सकता कि आज वो प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहे प्रधानमंत्री से नहीं हो सकता। और वैष्णव जी, भानुप्रिया जी, अभय जी, मेरे मित्र है, इनसे भी मुलाकात थी। नाना जी को खाकर चर्चा करना चाहूंगा। मैं उनका ड्राइवर था, मैं नानाजी देशमुख जी का ड्राइवर था। मैं तब बड़ौदा में था, टाइम्स इंडिया का कॉलेज, इमरजेंसी थी, मुझे जाना पड़ता था बंबई महाराष्ट्र गुजरात से सीमा पर। और नाना जी को जो सफेद पुस्तक है आगे बाद आते थे, मैं उनको पिकअप करता था। गुजरात में जनता मोर्चा सरकार की आजादी थी, उनको लेकर महाराष्ट्र बॉर्डर से मैं गांधी में पहुंचाता था। फिर मैं देखा तो कुछ देखा नहीं, कभी आया पानगंगा पास ग्राम को आगे बढ़ा उठा ये हुई। जॉर्ज फर्नांडिस ने साथी को कहा कि नाना जी ने क्यों पहचानने की कोशिश की है, लेकिन बताना हो किसी को याद नहीं। ये भी एक दौर था इस देश की सफाई कराने का। तो नाना जी मेरा संबंध रहा इस माने जो इस पत्रिका की ये आत्मा थी। मैं अंत में कहना चाहूंगा, आज हम पत्रकारों के सामने समस्या होती है तटस्थ, पक्षधर और पक्षपात। पक्षपात तो पाप है, पक्षपात पत्रकार को नहीं करना चाहिए। जब साथ की तरह तटस्थ है, सब बराबर चाहिए, सब भाव होना चाहिए, और लेकिन पक्षधर होना चाहिए। मेरी ये मान्यता है, अखबार वाले को न्यायालय अपने बंधु को भी दंड देना धर्म का राष्ट्र की ये बात होनी चाहिए। आज पड़ोस में जबरदस्ती जालिम लोग तानाशाही के आधार पर के बहाने से तोड़ रहे हैं। भारत के अखबार सिपाही हिंदू के अनंत दुश्मन के कोई अपना रिपोर्टर नहीं भेज रहा है, कोई कोशिश नहीं कर रहा हांगकांग से कैसे रिपोर्टिंग कर रहा है। तमाम दक्षिण एशिया का राष्ट्र, चीन में अत्याचार हो रहा है। इतना अत्याचार एडोल्फ हिटलर ने नहीं किया था यहूदियों पर, जो आज की चीन की जनता विषित कर रहा है, और अखबार की द्वारा चर्चा नहीं। इस प्रकार की तटस्थता या इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त की है। अगर मैं अखबार का संपादक के मालिक होता, मैं चीन के बारे में रोज खबर छापता, आधे पेज की छापता। जरूरी है भारत के लोग जानने में कि आज भी दिल्ली के किसी पार्टी के दफ्तर में माओ से तुम और शी जिनपिंग फोटो लगी हो, शर्म की बात इस देश के लिए। क्या किसकी तस्वीर लगा रहे हैं दफ्तर में? यहाँ एशिया में इस नवक्रांति कहूंगा हो रही है, उसके बारे में भारतीय समाचार पत्रों को संपादकों अपनी तटस्थता या जो सावधानी रखते, प्ले सेफ, डोंट इंटरफियर, डोंट क्रिएट कॉम्प्लिकेशन फॉर इट, ये बात खत्म होनी चाहिए। और आखिर में
मैं चाहूंगा संपादक जी पांडे जी 2 अंक और बताना, बड़े अच्छा आप लिखते रहे राजधर्म के। एक पाकिस्तान तोड़ो अंक था, लिखा था, 2 अंक आप कर लीजिए। एक तो नदी के बारे में, इस देश की नदियों का बड़ा योगदान रहा। एक जमाने में लोग पूछते थे किस प्रदेश के नहीं, किस नदी के तट से आए हो। लेकिन मैं पूछा इसी संदर्भ में ईश्वर महाराज, फिर आप यूपी की बात करेंगे, मैं तेलुगु भाषी आंध्र का हूँ, तो गोदावरी कृष्णा के बारे में लिखिए। अरे जी, देश की नदियों के बारे में लिखिए, केवल यूपी भारत नहीं है। अभी बना काशी में कितना सुंदर कितना बढ़िया कर, तमिल भाषी लोग, तमिल संस्कृत से सीनियर है, वरिष्ठ है। संस्कृत के पहले तमिल आई थी, नहीं तो तेलुगु भाषा है जो 1000-1200 साल पहले आई थी। तमिल के बारे में अब जाके मात्र जिला भारत में चुप होगा डीएमके वाले वहां काशी से तमिल संगम के समारोह के बाद। सलाम योगी जी को, कल्पनाशीलता की उन्होंने। इसी प्रकार एक भाषा पढ़ने का, ये भाषा बड़ा अत्याचार हुआ है। ये हिंदी क्षेत्र वालों ने बेईमानी की है, त्रिभाषा फार्मूला था। एक आप सीखेंगे हिंदी, एक कोई दूसरी भाषा, एक भारत की भाषा। केवल हरियाणा इस देश में जहां तेलुगु है दूसरी भाषा, और यहां लोग अंग्रेजी ले लेंगे, हिंदी बोलेंगे और संस्कृत ले लेंगे। क्या है, क्यों दक्षिण रहे भारत में रहा, भारतीय संघ में शामिल क्यों, जब आप उनकी भाषा की उपेक्षा करेंगे। उनकी भौगोलिकता विंध्याचल बढ़ जाए तो देश टूट जाएगा। इसीलिए जरूरी है राष्ट्र धर्म विशेषांक निकाले, त्रिभाषा फार्मूला पे ईमानदारी से सही ढंग से लागू किया जाए, और हर विद्यार्थी को कहा जाए तो वे एक दूसरे बंगाली सीखे, तमिल सीखे, कोई सीखे हिंदी और संस्कृत या हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक भाषा। मैं चाहूंगा इस बारे में आपको निकालिए, बड़ा योगदान लेकर आप धर्म पर बड़े पढ़ने का खाकर आपने वो सुझाव आपने दिए हैं भाषा पर भी, और नदी साहित्य और नदी संस्कृति, इन दोनों पर विशेषांक निकालने का प्रयत्न राजधर्म परिवार न्यायमूर्ति अवकाश प्राप्त श्री दिनेश कुमार त्रिवेदी जी, आप प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ खंडपीठ है उसमें आप माननीय न्यायमूर्ति रहे हैं। आज कृपा पूर्वक उन्होंने इसकी अध्यक्षता करना स्वीकार किया है। आप प्रयागराज और अवध दोनों में समान रूप से आप रहते हैं, तो आज इस गौरवपूर्ण अनुष्ठान की अध्यक्षता कर रहे ऐसे न्यायमूर्ति आदरणीय दिनेश कुमार त्रिवेदी जी, उनसे विनम्र निवेदन। सर्वप्रथम मैं अपनी कुछ देरी के लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि ये संस्था जो फंक्शन कर रही है वो भी बड़ी एक डिसिप्लिन संस्था है, और यहाँ पर थोड़ी देर होना भी गलत है। माननीय दत्ता जी एवं अन्य मनचाही साथीगण, आपने राजधर्म के बारे में सभी कुछ सुन लिया। धर्म कई हैं और लोग भी अलग अलग धर्म के मानने वाले हैं। कोई भी राजधर्म की किसी से कोई लड़ाई या कोई चीज नहीं। राजधर्म ऐसा धर्म है जो कि सब धर्मों को के साथ सबसे ऊपर अलग एक धर्म है, और राजधर्म के अंदर जब कभी भी कोई राष्ट्र पर या राष्ट्र के भीतर
साहित्य व संस्कारों में कोई विपत्ति आती है, कुछ होता है, तो आप जानिए कि राजधर्म का उदय। जिस समय ये राजधर्म की स्थापना हुई, दीनदयाल जी ने कहा स्थापना की, हमारे अटल जी संपादक बने, इसी से आप समझ सकते हैं कि ये राजधर्म क्या होगा और कितना बड़ा होगा, कितना इम्पोर्टेंट होगा। आपको भी बताया गया कि आजादी के समय तमाम उथल पुथल थी, देश में बाहर, और उस समय राजधर्म का जन्म हुआ। और राजधर्म का जन्म इसलिए हुआ कि हमारे देश में उथल पुथल है, अतः सभी देशवासियों की चेतना संस्कार जगाने की बात है कि वो राजधर्म की बात जाने और राजधर्म के लिए खड़े हों। इसीलिए हमारे दीनदयाल जी ने और अटल जी ने इस संस्था का, इस पत्रिका का स्थापना की और चलाया। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जब राष्ट्र पर, जब उसके संस्कारों पर, मतलब उसके पुराणों के ऊपर, उसकी जो रामायण है या जो अपने मानने वाले वो पुस्तकें हैं, उन पर कोई भी बात हो तो हमारा राजधर्म की याद दिलाई जाए और उनके विवेक को जगा करके ये कोशिश की जाए कि जो ऐसे धर्म का हो, राजधर्म तो सबसे ऊपर है, किसी धर्म से उसका कोई टकराव नहीं है। जिस दिन की ऐसी बात हो तो जितने भी, चाहे जो भी धर्म का आदमी हो, वो सब साथ मिलकर खड़े हो। राजधर्म सबके साथ और हर आदमी के साथ है, और हर आदमी राजधर्म का, राजधर्म ऐसा धर्म है और इसके चलाने वाले भी डेडिकेटेड पर्सन है, जिन्होंने उन सब कठिनाइयों के बावजूद उसको पार करके इसको फिर क्रांति दी। अतः वो सभी का आदर करता हूँ, उनको सादर प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस 75 साल में इस संस्था को चलाए रखा और राष्ट्र को राष्ट्रधर्म की बराबर, राजधर्म की बराबर तैयार करते रहे, राजधर्म बनाते रहे। राजधर्म के लिए देश के जवानों को तैयार करना, उनकी विवेक को जगाना एक बड़ी भारी बात है। राजधर्म यही कार्य करता है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि राजधर्म के प्रयास मुझे बुलाकर अनुग्रहित किया है, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और सभी लोगों का यह आग्रह करूँगा जो चला रहे हैं, उन्होंने राजधर्म की इस पत्रिका को अच्छे ढंग से चलाया है और सफल बनाया। नमस्कार। आदरणीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश कुमार त्रिवेदी जी, अब मित्रों, राजधर्म की यात्रा अभी 75 वर्ष की हुई है और आप सबके साथ राजधर्म परिवार की एक कामना है कि हम सब जब 100 वर्ष की यात्रा पूर्ण हो तो 100 वर्ष की यात्रा के भी हम साक्षी बने इस बड़े सभागार में राजधर्म की। और ये जो 75 साल की यात्रा साथ साथ चली है, इसके बाद जब हम 100 वर्ष की यात्रा करेंगे हीरक जयंती उत्सव के बाद, तो उसका पाठ्य जो साक्षी हैं, अपने परिचय की आवश्यकता नहीं है, माननीय दत्ता जी हम सब लोग सुपरिचित हैं, लखनऊ आपका केंद्र है। तो इस 75 वर्ष की यात्रा और भविष्य की 100 वर्ष की यात्रा, तो उसका पाठ्य हम सब आनंदित हैं, गौरवान्वित हैं। राजधर्म परिवार कृतज्ञ है कि आज आपका आशीर्वचन हम सबको प्राप्त होगा। आपके उद्बोधन के
ठीक पहले एकल गीत, फिर माननीय दत्ता जी का उद्बोधन। श्रीमान अमित जी। जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र, जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र। ओ चिर नवीन ओ पुराचीन, उपमा विहीन जय हो जय हो। तेरे ही सम्मुख सकल सृष्टि, शिशु सी खेली फिर क्यों भय हो। जय जगत मौली मंडन जय जय, पितृत्व भाव के परम राष्ट्र। जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र, जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र। तेरे ही प्राणों में पहले करुणा का कल कल स्रोत बहा। तेरे ही कवि ने प्रथम बार कविता का प्रथम श्लोक कहा। तू सप्त स्वरों का अधिकारी, संगीत कला के चरम राष्ट्र। जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र, जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र। तेरा ही पहला अन्वेषण, उर्वरा भूमि यह जान सका। तू ही वह पहला वैज्ञानिक, जड़ चेतन को पहचान सका। कर रहे स्पर्श तेरा गौरव, केवल 2 दिन के उदित राष्ट्र। जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र, जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र। तेरे बल विक्रम का साक्षी, प्रत्येक सिंधु प्रत्येक अचल। तू परम अहिंसक शांतिशील, तू क्रांति रूप तू परम प्रबल। तू है अपना आदर्श आप, तू है महान तू अमर राष्ट्र। जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र, जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र। तेरे ही घर में प्रथम बार स्वर्गीय ज्ञान का दीप जला। जिसके प्रकाश पर मोहित सा न्यौछावर होने विश्व चला। तेरे चरणों पर विनत विश्व
के प्रथम राष्ट्र, जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के समारोह के सम्माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री दिनेश त्रिवेदी जी, देश के मूर्धन्य पत्रकारों में जिनके नाम दर्ज है और पत्रकार संघ के अखिल भारतीय फेडरेशन जो है IFWJ, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, उसके कई बार अध्यक्ष रह चुके हैं श्री विक्रम राव जी, राष्ट्र धर्म प्रकाशन से जुड़े सर्वेश्वर जी, पवन जी, पत्रिका के संपादक डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी, सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, समाज को समय समय पर मार्गदर्शन देने वाले सभी प्रमुख हस्तियां, बहनों और भाइयों, आज के इस कार्यक्रम के उद्देश्य और इसके महत्व और इसकी पृष्ठभूमि और आज जिस पत्रिका के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इस संस्था के हीरक जयंती के कार्यक्रम के इस सारे वातावरण में कई बातें अब तक हम यहाँ सुने हैं जो देश समाज के संदर्भ में निष्ठा से, समर्पण भाव से कार्य करने वाले सभी के लिए महत्वपूर्ण बात है। सर्वप्रथम मैं राष्ट्रधर्म प्रकाशन, राष्ट्रधर्म पत्रिका से अभी तक जुड़े इस कार्य को यहां तक लेकर आने में अपने सब कुछ इस कार्य के लिए समर्पित किए, प्रारंभ से जिन्होंने किए हैं, उन सभी के स्मरण भी करता हूं जो इस दुनिया में आज नहीं है और जो अभी हैं, जिनके नामस्मरण से भी प्रेरणा लेकर वर्तमान टीम काम करती है, उन सबके मैं सारे समाज की ओर से कृतज्ञता समर्पित करता हूं, धन्यवाद कहना चाहता हूं और वर्तमान में राष्ट्रधर्म प्रकाशन को युगानुकूल परिवर्तन के साथ साथ इसको आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए, जैसे आपने देखा अभी वेबसाइट का लोकार्पण हुआ और राष्ट्रधर्म पहले जिस प्रकार से उस समय के क्षमता और सामर्थ्य और टेक्नोलॉजी के आधार पर जो छपता था और राष्ट्रधर्म अभी बहुत टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए बहुवर्णीय और विन्यास से भी आज के जमाने के हिसाब से कम नहीं है, ऐसे करते हुए अपने विचार को पकड़कर जिस अधिष्ठान पर चले हैं उसके साथ समझौता न करते हुए जो लोग अभी वर्तमान में चला रहे हैं उनका हार्दिक अभिनंदन। और जैसे अभी आपने बताया राष्ट्रधर्म के शताब्दी वर्ष पर हम सभी, आपने कहा इस सभागार में, इससे भी बड़े सभागार में, तो ऐसे शुभकामनाएं भी मैं देना चाहता हूं। विक्रम राव जी ने जब पवन जी बता रहे थे शताब्दी वर्ष के बारे में, उन्होंने मुझे बताया क्रिकेट में सेंचुरी मारने के लिए कहते हैं, आप कह दो। मैंने कहा सेंचुरी मारेंगे लेकिन चक्के और चौके मारने वाले ज्यादा चाहिए,
उसको भी आप करेंगे, ऐसे मेरा विश्वास है। बंधुओं, राष्ट्रधर्म पत्रिका के प्रारंभ देश स्वाधीन होते हुए ही 15 दिन के अंदर यह कार्य प्रारंभ हुआ। 15 दिन के अंदर कोई निर्णय करके इतना बड़ा काम नहीं शुरू होता। उससे पहले कुछ राष्ट्र समर्पित समाज प्रेमी लोगों ने इस विषय के लिए जरूर चर्चा की होगी, बैठक की होगी, कौन क्या करेंगे ऐसे सोचा होगा। तो जिस व्यायामशाला में, जिस पाठशाला में तैयार हुए लोगों ने इस कार्य को हाथ लगाया, तो उन्होंने ये सारी तैयारी करके आगे बढ़े होंगे। एक ही तैयारी करते नहीं है, वो धन और आर्थिक वो कैसे आएगा इसकी तैयारी नहीं करते, कूदते हैं, बाद में देखा जाएगा, ऐसे होता है। वो आज भी वैसे ही चलता है। तो उन्होंने स्वाधीनता प्राप्त होते ही रक्षाबंधन के सुमुहूर्त पर देश राष्ट्र के प्रबोधन करने का यह एक महत्वपूर्ण कार्य काशी गणेश हुआ। अब स्वाधीनता के अमृत वर्ष अभी हमने मनाया। जैसे सरसंघचालक जी मोहन राव भागवत जी ने अपने संदेश में कहा है, आने वाले अमृत काल में राष्ट्र धर्म के यह कार्य और भी सुदृढ़ होकर, प्रभावी होकर आगे बढ़े। यह शुभकामनाएं उनकी हैं। उनकी शुभकामनाएं के साथ हम सबके आवाज तो है ही। राष्ट्र धर्म जो उसके परिचय, तो जैसे पहले दिन ही परिचय की जो कविता श्रद्धेय अटल जी ने पहले अंक में ही छाप दिए। तो परिचय क्या है? हिंदू तन मन हिंदू जीवन प्रगर मेरा हिंदू परिचय, यही परिचय है। तो इसी को राष्ट्र धर्म माना है, इसलिए पत्रिका का नाम राष्ट्र धर्म है, प्रकाशन संस्था का नाम राष्ट्र धर्म है। लेकिन इस राष्ट्र धर्म के जो लोगो हैं, आपने देखा होगा, वहां नीचे लिखा है, उद्देश्य तो कृण्वन्तो विश्वमार्यम है। क्योंकि भारत के जो व्यक्ति है वो छोटे मोटे सपने नहीं देखता है, सारी मानवता के, सारी सृष्टि के, सारे विश्व के कल्याण की बातें वो करते हैं। छोटा बालक घर पे महाराष्ट्र के एक गांव में बैठा हुआ था, तो माँ ने उसको कहा खाने के लिए या किसी के लिए, तो नारायण क्या कर रहे हो, जल्दी आओ। तो छोटा बालक नारायण ने कहा, इच्छा कर तो चिंता कर तो विश्वाची, यानी विश्व की मैं चिंता कर रहा हूं। छोटा बालक नारायण कहता है, मैं विश्व की चिंता कर रहा हूं। वही नारायण आगे जाकर समर्थ रामदास बने। तो भारत के मिट्टी के ये स्वभाव है। ये तद्देश प्रसूत से सकाशाद अग्रजन्मना संसम चरित्रं शिक्षेरन पृथ्व्या सर्व मानवा। हम सारे विश्व को चरित्र के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा देने वाले एक समाज को यहाँ सफलतापूर्वक सार्थकता से निर्माण करने के बाद आत्मविश्वास से हमने दुनिया के लोगों को यह बताया, आइए यहाँ दुनिया के सभी लोग आकर जीवन कैसे जीना चाहिए इसकी कला सीख के आप अपने अपने देश में जाइए। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, सारे विश्व के कल्याण करना चाहिए। तो इसलिए सभी को यही उद्देश्य है। राष्ट्र धर्म, जिसे महर्षि अरविंदो ने 2 चरणों के बाद है। एक, राष्ट्रभाव को जागृत करते हुए उसके चेतना के स्तर को ऊपर उठाकर समग्र राष्ट्र को विश्व की चेतना को ऊपर करने के लिए, उससे उन्होंने अति मानवता के स्तर पर भी जाने के लिए इस देश के लोग अपनी साधना करनी चाहिए
और वह यह संभव है क्योंकि इस पुण्य भूमि में हजारों हजारों वर्षों से उस प्रकार की तपस्या साधना किए हुए लोग रहने के कारण वो ऐसे संकीर्णता से, छोटे मन से सोचते नहीं। तो इसलिए सारे विश्व की बात कर। और राष्ट्र धर्म ने अपने हर अंक में और 2 पंक्ति को छापते हैं। राष्ट्र धर्म तो कल्पवृक्ष है, संघ शक्ति ध्रुवतारा है, बने जगत गुरु भारत फिर से, यह संकल्प हमारा है। स्पष्ट है इन 2 पंक्तियों में, और ये कृणंतो विश्वमात्र में। तो इन सारे से स्पष्ट प्रथम किरणें यहां उभर कर आ रही। उसी समय कुछ नौजवान लोगों ने, उस समय अटल जी और दीनदयाल जी के आयु क्या होगी देखिए, तो इन लोगों ने संघ शक्ति ध्रुवतारा है, इस आधार पर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए राष्ट्र धर्म के संकल्प उन्होंने लिया। तो इसी आधार पर, इसी मार्ग पर, इसी लक्ष्य को लेकर राष्ट्र धर्म 75 वर्ष पूर्ण करके अब आगे बढ़ने का संकल्प किया है। स्वभाव के इस समय में कुछ बातें आपके सम्मुख विचार के लिए, जो राष्ट्र धर्म जिस विचार से जुड़ा है उसके ही एक कार्यकर्ता के नाते रखने का कुछ प्रयास मैं करूंगा। तो राष्ट्र धर्म के एक पत्रिका है, समाचार पत्र और विचार पत्र के बारे में माननीय विक्रम राव जी ने कहा। विक्रम राव जी ही अपने राष्ट्र धर्म को निभाते हुए पत्रिका क्षेत्र में देश के आपातकाल में, वो भी 13-14 महीने कारावास का अनुभव किया। बड़ौदा डायनामाइट केस के जो भी प्रकरण है, मैं एमए का विद्यार्थी था बेंगलुरु में। पट्टाभिराम रेड्डी और स्नेहलता रेड्डी जेल में महिलाओं के बाराक में थी। माननीय अडवाणी जी, देवेगौड़ा जी, जयेश पटेल जी, ये सारे लोग एक बाराक में रहते थे, एक क्लास में। कि जनप्रतिनिधि होने के कारण उनको सुविधा तो मैं नहीं कहूंगा, अलग रहने के लिए सुविधा क्या थी जेल में उनको मालूम है। और हम लोग भी क्लास में थे। तो विक्रम राव जी के परम मित्र वेंकटराम जी और मैं, हम सब साथ में रहे। वेंकटराम जी उस समय जॉर्ज फर्नांडिस थे, और जॉर्ज फर्नांडिस के छोटे भाई लॉरेंस फर्नांडिस को लेके आए थे, लेकिन अपने एमएलसी थे, हाँ, तो माइकल फर्नांडिस वो लेबर लीडर, वो गृहस्थी नहीं रहे। तो मैं उनको कहता था आप सोशलिस्ट पार्टी में प्रचारक हैं। तो हम सब जेल में रहे। तो मैं इसलिए इसका किया, विक्रम राव जी जिस प्रकार के उस समय अपने पत्रकारिता क्षेत्र में अपने नाना जी के उल्लेख भी उन्होंने किया, तो उस सारे प्रकरण में अपने राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए विक्रम राव जी जैसे लोगों ने किसी भी समझौता न करते हुए देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सब प्रकार के कष्ट को सहन करने के लिए तैयार हुए। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र मजबूत होकर आगे बढ़ रहा है। उस पीढ़ी के काम को, जहां बहुत सारे लोग उसमें सहभागी रहे हैं, मुझे मालूम है, तो वर्तमान पीढ़ी को भी मालूम होने चाहिए। तो पत्रिकाओं के संदर्भ में अटल जी ने एक बात कही थी। तो जो दैनिक पत्रिका है वो समाचार के लिए, डेली फॉर समाचार,
जो साप्ताहिक पत्रिका है वीकली, वो प्रचार के लिए, कैंपेन, और जो मासिक पत्रिका है वो विचार के लिए है, दैनिक समाचार के लिए, साप्ताहिक प्रचार के लिए और मासिक विचार के लिए। तो राष्ट्र धर्म तो एक वैचारिक अधिष्ठान को लेकर अभी तक अपनी यात्रा की है, ये सब स्पष्ट है, बार बार इसका उल्लेख हुआ है। तो राष्ट्र धर्म कहा गया है, धर्म के बारे में अभी माननीय न्यायाधीश ने, न्यायमूर्ति ने उल्लेख भी किया। धर्म शाश्वत हो या युग धर्म हो, दो प्रकार के धर्म है, तो शाश्वत धर्म है, युग धर्म है, और तीसरा है कि व्यक्ति धर्म है, एक पुत्र के नाते, पति के नाते, राजा के नाते, सेवक के नाते, किसी भी प्रकार के हर व्यक्ति के अपने अपने कार्य के अनुरूप एक धर्म के मार्ग पर चलना पड़ता है, कर्तव्य है। इसलिए राज्य धर्म है, इसलिए व्यक्ति के हर प्रकार के अपने कार्य करते समय जिस रास्ते पर चलने से समाज हित होता है उसी को धर्म कहा गया है। ये केवल व्यक्ति के अपने स्वभाव, अपनी इच्छा, अपने लालसा के कारण नहीं है। आप इस धर्म को पालन करना है क्योंकि समष्टि हित के लिए, तो लोक हित के लिए करना है। इसलिए राष्ट्र धर्म में अपने प्रकाशन के संस्था जो पुस्तकों के है उसका नाम लोक हित रखा है। तो धर्म में शाश्वत धर्म और युग धर्म दोनों हैं। इस शाश्वत धर्म हो, युग धर्म हो, व्यक्ति धर्म हो, इन सभी में राष्ट्र धर्म को हम भूल कर कोई भी कर नहीं सकता। हर विषय आज के युग धर्म भी राष्ट्र धर्म के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, उसके प्रकाश में है कि नहीं, उसके साथ सामंजस्य है कि नहीं। इसलिए मुझे मेरे व्यक्ति धर्म के पालन के समय युग धर्म और शाश्वत धर्म और राष्ट्र धर्म, इसको इस सामंजस्य से ही मुझे चलना पड़ेगा। जहां इस सामंजस्य में, इस संतुलन में थोड़ा सा यदि व्यवधान आ गया, उसमें कुछ बाधा आ गई, तो कहते हैं संविधान की भाषा में वो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस चाहिए, वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए इस बैलेंस को, इस संतुलन को, इस सामंजस्य को बनाए रखने का, समन्वय से चलने का यह प्रयत्न समाज के हर इकाई को करनी है। समाज को भी करनी है। यहां लोकतंत्र के चारों इकाई इस सभागार में विद्यमान है, दो मंच पर हैं, दो सभागार में हैं। विधायिका और कार्यपालिका के लोग यहाँ बैठे हैं, हृदय दीक्षित जी हैं और जी हैं, यहाँ उप मुख्यमंत्री भी आए थे, और न्यायांग और चौथे स्तंभ जिसको कहते हैं, तो ये एक बैलेंस जैसे इनमें रहनी चाहिए। तो इसलिए वो संतुलन तो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, ऐसे हम मानते हैं। किंतु राष्ट्र के हित होना है, समाज के कल्याण होने चाहिए, देश की उन्नति और प्रगति होनी चाहिए, तो इनके साथ साथ इस लोकतंत्र के चार स्तंभों के जो संतुलन होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति धर्म, युग धर्म, शाश्वत धर्म, उसके बैलेंस करने के लिए राष्ट्र धर्म के एक तत्व को ध्यान में रखकर ही करना पड़ेगा। यदि राष्ट्र धर्म के साथ समझौता होकर उसके नजरअंदाज करके उसके विरुद्ध में कोई भी चलता है, वह सामंजस्य को बिगाड़ देता है और उसके कारण हर प्रकार की हानि होती है। इस राष्ट्र धर्म के इस तत्व को बनाए रखना, इसके लिए एक वैचारिक स्पष्टता और वैचारिक शुद्धता चाहिए। राष्ट्र क्या है, राष्ट्रहित किसमें है, इसमें कई प्रकार के कंफ्यूजन्स अंग्रेजों के जमाने से जानबूझकर
उसको डालने के, सृष्टि करने के, निर्माण करने के प्रयत्न जो हुआ, वह दुर्भाग्य से पिछले 75 वर्षों में स्वाधीन भारत में वह कंटिन्यू हो गया। अंग्रेजों ने प्रयत्न किया भारत के बारे में, उन्होंने सब कॉन्टिनेंट कहा, आर्य और द्राविड़, इस मिथक को उन्होंने जानबूझकर भारत के अंदर स्थापित करने के प्रयत्न किया। उसमें वो सफल हो गए और पीढ़ियों तक का हम आर्य और द्राविड़ के इस चीजों को बताते रहेंगे। आज भी विद्यार्थी जो पढ़ते हैं वो बाहर आते तो है, वो भी नई शिक्षा नीति में, पाठ्यक्रम में जो सुधार होकर होगा देखते हैं। लेकिन इसी को जानबूझकर, भारत एक राष्ट्र नहीं है, बहुराष्ट्रीय राज्य है, इट इज अ मल्टीनेशनल स्टेट। भारत एक राष्ट्र है, एक संस्कृति है, एक जन है। तो इस जन में विविधता है। विविधता जो है वो परस्पर द्वेष नहीं है। डिफरेंस जो है वह सेपरेशन नहीं है, अपोजिशन नहीं है। विविधता यहां के सौंदर्य है, यहां की सुंदरता है। विविधता के साथ रहने के प्रयत्न भारतवर्ष ने युगों युगों से किया है। यस्यैवा समपातते शिवैति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्ध इति कथेत नैयायिका अरहं नित्य जैन चात नरता कर्मेति मीमांसका स्वयं नो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। अथवा एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। इन सारे चीजों को जो कहा गया, आप अलग अलग मार्ग से हो सकते हैं, आपकी अनुभूति भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन हम सब एक हैं। हम सब एक है। इस एकता को, इस एकात्मता को, इस एकता के तत्व को भारत के लोगों ने आसे तो हिमाचल युगों से इसको पकड़ के रखा है। लेकिन इस पर चोट करने के लिए अंग्रेजों ने तो प्रयत्न किया ही, बिकॉज दे हैड ए वेस्टेड इंटरेस्ट। लेकिन भारत में, स्वतंत्र भारत में उसी को परम सत्य ऐसे उसकी आराधना करते हुए आज तक चलाने के जो कार्य किया, वह राष्ट्र के साथ अन्याय किए। क्योंकि एक कॉलोनाइज्ड माइंड, गुलामी की मानसिकता, इस गुलामी से स्वाधीनता चाहिए। 15 अगस्त 1947 को राजनीतिक दृष्टि से स्वातंत्र तो मिला, लेकिन बौद्धिक स्वातंत्र के बाद मुझे लगता है जब राष्ट्रधर्म प्रकाशन और राष्ट्रधर्म पत्रिका के प्रारंभ हुआ, इस यह आवश्यक। और हम आज देखते हैं भाषा के विरोधी नहीं है। अब अंग्रेजी के गुलाम क्यों बनते हैं? मैं इंग्लिश साहित्य का विद्यार्थी हूं, मैं कन्नड़ भाषी हूं, आप तेलुगु भाषी हैं, हम दोनों हिंदी बोल रहे हैं। भारत की भाषा को सीखने के लिए घर घर में क्यों प्रयत्न नहीं हो सकता? संघ ने हिंदुस्तान के हर भाषा के गीत को संघ के शिक्षा वर्ग में संघ के कार्यकर्ताओं को सिखाने का प्रयत्न करता है। अभी मैं नागपुर से आया, वहां तृतीय वर्ष का वर्ग चल रहा है, वहां एक गीत हिंदी में है और एक गीत तेलुगु में है। आए हुए 650 शिक्षार्थी हिंदुस्तान के हर राज्य से आए हैं, वो सभी लोग तेलुगु गीत सीख कर जाएंगे, उसके अर्थ भी बता रहे हैं। भाषा के बारे में विक्रम मनोज कह रहे थे, ये प्रयत्न कर रहे हैं। संघ शक्ति ध्रुव तारा है, ऐसे फुकरे विचार नहीं है, ये आधार है हमारा। तो भारत के हर भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहा पूजनीय गुरु जी ने। हो सकता है कोई एक संपर्क भाषा हो सकती है, कर रहे हैं, लेकिन भारत के हर भाषा राष्ट्रीय भाषा है। तो भाषा के बारे में, लेकिन यहां गुलामी क्यों है? कई वर्षों तक भारत के बजट संसद में कब पेश करते थे?
शाम को 5 बजे। क्यों भाई शाम को 5-6 बजे क्यों? भारत के स्टॉक मार्केट, यहाँ के शेयर मार्केट बंद होने का समय या उस समय बजट पेश होता था। 5.5 घंटे पीछे जाइए, सुबह 11 बजे 11:30 बजे इंग्लैंड में उनके लिए अनुकूल था, वो चल पड़ा था। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, ये विचार आया देखो भैया ऐसे नहीं है, इसको हम बदल कर सुबह करेंगे। तब से हिंदुस्तान के संसद में बजट पेश होता है सुबह 11 बजे, जब अपने देश के शेयर और स्टॉक मार्केट खुलता है। हम अंग्रेजों के हिसाब से क्यों चलना चाहिए? राजपथ को कर्तव्य पथ बनाने के विचार कहां से आया? विक्टोरिया रानी के मूर्ति जहां थी वहां सुभाष बोस के मूर्ति रखना, यह विचार क्यों किया गया? डीकोलोनाइजेशन ऑफ द माइंड। ये जो बौद्धिक गुलामी है, मानसिक गुलामी है, इस गुलामी से बाहर आना चाहिए। राम मनोहर लोहिया जी और दीनदयाल जी ने यही विचार रखा था। भारत के व्यवस्थाओं में भी, जैसे अभी शिक्षा नीति की चर्चा चल रही है, नई शिक्षा नीति आई है, उसका क्रियान्वयन की जो भी योजना बन रही है। आप देखिए भारत के कई व्यवस्थाओं के संदर्भ में अपने को सोचना पड़ेगा। उदाहरण के लिए न्यायमूर्ति आज मंच पर हैं, अपने देश की न्यायपालिका ये क्या भारत के लिए अनुकूल है? इसमें भारतीयता क्या क्या है? आज जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे पहले के जस्टिस रमणा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। अभी न्यायमूर्ति रमणा, उन्होंने एक भाषण में यह विचार व्यक्त किया, जो भारत के लीगल सिस्टम है, जुडिशियरी है, यह भारत के मिट्टी के अनुकूल नहीं है, भारत के वायुमंडल के अनुकूल नहीं है, यह बदलना चाहिए। इंडियन जुडिशियरी शुड बी इंडियनाइज्ड। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं, जो जीवन भर उस न्यायपालिका के व्यवस्था को नजदीक से देखा है, अनुभव किया है, उसको चलाया है। तो इसका अर्थ यह है, देश स्वतंत्र होने के बाद अमृत काल में आज 75 वर्षों के पश्चात भी भारत को इस प्रकार के मानसिकता से, व्यवस्थाओं से, ऐसे अवधारणाओं से हमें मुक्त कराने के लिए बहुत एक अच्छा मजबूत प्रयास करना है। इसी को कहते हैं वैचारिक विमर्श को बदलना। द नैरेटिव हैज टू बी चेंज्ड, a new narrative has to be created, new narrative has to be established। इसलिए भारत के जो वैचारिक विमर्श है, आख्यान है, इसकी दिशा बदलनी। इसलिए अपने देश में क्या हुआ है, सेक्युलरिज्म के माया जाल में भारत के हिंदू यह कम्युनल हो गया। विवेकानंद किस विचार को लेकर दुनिया भर में बताया। वापिस आने के बाद 1897 में लाहौर में स्वामी जी ने जो भाषण दिया, आर्य समाजी, सिख पंथ के लोग, तथाकथित सनातनी, इन सबको बताया आप सभी एक मंच पर आएंगे, मैं वहां विचार करूंगा। और वहां उन्होंने हिंदू धर्म का आधार, उनके जो प्रसिद्ध भाषण है लाहौर के, उस भाषण को किया। जब तीनों को बताया आप एक साथ मंच पर रहेंगे क्योंकि आप सब हिंदू हैं, यह स्वामी जी ने किया है। अब कम्युनल हो गए। तो इसलिए भारत के वैचारिक अधिष्ठान को, भारत की वैचारिक दिशा को समझकर आज कई प्रकार के इस मानसिक गुलामी के जो प्रवृत्तियां हैं उसको निराकरण करते हुए उससे स्वातंत्र पाने के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। तो इसलिए डीकोलोनाइजेशन एंड सेटिंग द न्यू नैरेटिव,
यह आवश्यक हो गया। भारत हर क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं, विज्ञान में, तंत्रज्ञान में, अर्थ क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, वो तो करना ही है। युग के जमाने के हिसाब से जिस जिस दिशा में अपने को करना है, देश हित, राष्ट्र हित, समष्टि हित, सृष्टि हित को ध्यान में रखकर उन बातों में आगे बढ़ने के प्रयत्न सरकार को, समाज को निरंतर करते रहना चाहिए। लेकिन भारत किस आधार पर खड़े हैं? भारत बनेगा कब? तो इसलिए भारत के जो आत्मा है, भारत के जो मूल अधिष्ठान के तत्व है, उसको पकड़कर रखना है। हम दुनिया के किसी के विरोधी नहीं है। भारत ने कभी दुनिया के किसी के ऊपर दमन नहीं चलाया। अटल जी ने अपने जो गीत है उसमें उन्होंने कहा ही है, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़े, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। ये भारत का परिचय है। लेकिन विकृतीकरण करके इतिहास के चीजों को गलत रंग से प्रस्तुत करते हुए वर्तमान में कई प्रकार के संभ्रम को निर्माण करने का एक षड्यंत्र हिंदुस्तान में कई दशकों तक चल रहा। इसलिए इस दिशा को राष्ट्रीय दिशा के रूप में परिवर्तन करना जो लोकहित में है, इसलिए राष्ट्र धर्म का प्रयास है। इसलिए एक वैचारिक अधिष्ठान के आधार पर मानसिक गुलामी को तिलांजलि देना चाहिए। एक भारत के जो भारतीय मार्ग है, यहाँ के जो राष्ट्रीय विचार के पथ है, उसमें आवश्यक जो है उसको युगानुकूल परिवर्तन करेंगे। दीनदयाल जी ने कहा ही था, हम स्वदेश को युगानुकूल रूप से प्रस्तुत करें। हम पुरानापन के होकर, यथास्थितिवादी होकर, स्टेटस को इस होकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। वो भारत के धर्म नहीं है। भारत ने हर युग धर्म को समझकर, अपने शाश्वत अधिष्ठान को समझकर उन दोनों के संतुलन रखने का प्रयत्न करते आए हैं। इसी में राष्ट्रहित भी है, सारे मानव कुल के हित भी है। यही करना पड़ेगा। इसलिए जो राष्ट्र धर्म के प्रयत्न हैं, तो यह राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम, इस विचार को लेकर चला है। श्रेष्ठ पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी जी ने एक जगह पर जो उनके कहना है कि अमर राष्ट्र, उदंड राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र यह मेरी बोली, यह सुधार समझौतों वाली मुझको भाती नहीं टिटोली। तो इसलिए अमर, उदंड, उन्मुक्त राष्ट्र की जो बात उन्होंने कही है, उस प्रखर राष्ट्रवाद के आधार पर लोकहित को साधित करते हुए राष्ट्र धर्म के यह अमृतकाल की यात्रा सफल हो, देश की जनता के प्रबोधन करने का यह कार्य अनवरत अनिर्बाध रूप से चले, समाज के सहयोग और आशीर्वाद निरंतर इसको प्राप्त होते रहें। राष्ट्र धर्म के इस कार्य में लगे हुए लोगों को एक सार्थकता की अनुभूति हो, आत्मसंतुष्टि हो, समाज के लिए जन प्रबोधन का यह प्रयास एक श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में हमेशा आगे बढ़ते रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। सभी को आदरणीय दत्ता जी, अब अवसर है राजधर्म प्रकाशन के पास कि मंच ने अब तक सबका
आदर सत्कार किया, अब राजधर्म प्रकाशन मंच का आदर सत्कार करे। तो सबसे पहले राजधर्म प्रकाशन के निदेशक आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश शुक्ल जी और हमारे प्रभारी निदेशक श्रीमान सर्वेश द्विवेदी जी, उनसे आग्रह है आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अवकाश प्राप्त आदरणीय श्री दिनेश कुमार त्रिवेदी जी का सम्मान करने की कृपा करें। आदरणीय चंद्र प्रकाश जी, आदरणीय सर्वेश जी। पीछे से भैया सामने हट जाओ, थोड़ा साइड आ जाओ जल्दी से, तब तक कौन दीजिए। हम उनके स्वागत सम्मान में भी तालियां बजा सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी का सम्मान। अब अपने मुख्य अतिथि आदरणीय दत्ता जी के सम्मान के लिए ही आदरणीय चंद्र प्रकाश जी, आदरणीय सर्वेश जी, एक कृतज्ञता है, आभार है राजधर्म परिवार का अपने अतिथियों के प्रति। आज के अपने इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री के विक्रम राव जी के सम्मान के लिए फिर आदरणीय चंद्र प्रकाश जी और श्रीमान सर्वेश जी। राजधर्म परिवार आनंदित भी है, गौरवान्वित भी है, आप सबके प्रति कृतज्ञता भी अर्पित करता है। अब आभार, आप सब लोग पधारे, साक्षी हुए। आभार के लिए राजधर्म प्रकाशन के प्रभारी निदेशक आदरणीय श्री सर्वेश जी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति द्विवेदी जी और हम सबके मार्गदर्शक अनिल दत्ता जी और मंच पर बैठे हुए सभी, हम सबको इतना अच्छा मार्गदर्शन मिला। राजधर्म की तरफ से आप सभी यहाँ पर राष्ट्रप्रेमी उपस्थित हुए सभी का आभार प्रकट करते हैं। और इस अवसर पर जो हमारी पत्रिका है इसका मूल्य 100 रुपये और यह 75 वर्ष में इसका मूल्य 75 रुपये रहेगा। सभी के लिए आज के लिए उपलब्ध है, तो बाहर मिल जाएगा। और पुनः सभी का आभार प्रकट करते हुए कि जैसा कहा कि 100 वर्ष में या इसका और भव्य जैसा मार्गदर्शन मिला, तो आप सबके सहयोग से ये 100 वर्ष में राष्ट्र परम वैभव पर होगा ही, विश्व उसी दिशा में चलेगा, ऐसा हम संकल्प लेकर के राष्ट्र जागरण करेंगे तो 100 वर्ष सफल होंगे। धन्यवाद।